Start. Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Today, the topic I am going to discuss with you is the most important topic of protein metabolism, the urea cycle. I would like to clear some basic points before going into the detail of urea cycle and its intermediates and its synthesis. First of all, why this metabolic pathway is called a cycle? बायोकेमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ मेटाबॉलिक पाथवेज़ के मतलब स्टडी करते रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल. तो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक पाथवेज़ हैं जिनके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं. सवाल ये है कि इस मेटाबॉलिक पाथवे को हमने साइकिल का नाम क्यों दिया. इसी तरह हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा, तो इसे भी हम साइकिल का नाम देते हैं. तो सवाल यह है कि इन दोनों मेटाबॉलिक पाथवेज़ को हम साइकिल क्यों कहते हैं. वो कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से इनको हमने साइकिल का नाम दिया है. सो उसके लिए आप एक बेसिक रूल याद रख लें कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम मेटाबॉलिक पाथवे को साइकिल का नाम देते हैं, और अगर ये उसमें नहीं है तो हम उसको साइकिल का नाम नहीं देते. तो वो रूल ये है कि व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ मेटाबॉलिक पाथवे इज़ द सेम एज दैट ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट, that metabolic pathway is called a cycle. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्रेब्स साइकिल को देखते हैं तो उसमें हमारे जो इनिशियल रिएक्टेंट्स हैं जिनके कंबाइन होने से साइकिल स्टार्ट होता है, तो वो हैं एसिटाइल को ए विच इज़ द मेजर फ्यूल ऑफ TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल, और दूसरा है हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट. ये दो ऐसे इनिशियल रिएक्टेंट्स हैं, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो जो क्रैब साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है. और इन दोनों के कंबाइन करने से सबसे पहले बनता है सिट्रेट. सिट्रेट कन्वर्ट होता है फिर आइसोसिट्रेट. आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट. अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो गया सक्सिनाइल को ए. सक्सिनाइल को ए कन्वर्ट हो गया फिर सक्सिनेट. सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट. फ्यूमारेट कन्वर्ट होता है मेलेट, और मेलेट फाइनली कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में. सो दिस इज़ कॉल्ड क्रेब साइकिल, या इसको दूसरा नाम देते हैं TCA साइकिल का. अब अगर आप इस पे गौर करें तो देखें कि ये जो एसिटाइल को ए है और ऑक्सैलो एसीटेट है, ये दो इनिशियल रिएक्टेंट्स हैं जिनके कंबाइन करने से ये साइकिल स्टार्ट हुआ, और फिर ये आगे साइकिल, या यूं कह सिंपली अभी हम इसको साइकिल नहीं कहते, इसको हम सिर्फ मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं कि ये एसिटाइल को ए है और ये ऑक्सैलो एसीटेट है. इनकी कंबाइन करने से ये मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हो गया. उसमें सबसे पहले सिट्रेट बना, आइसोसिट्रेट बना, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल को ए, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मेलेट, और फाइनल प्रोडक्ट जो इस मेटाबॉलिक पाथवे का है वो ऑक्सैलो एसीटेट है. सो इनिशियल रिएक्टेंट भी उसका ऑक्सैलो एसीटेट था, और इस मेटाबॉलिक पाथवे का एंड प्रोडक्ट जो है वो भी ऑक्सैलो एसीटेट है. सो फाइनल प्रोडक्ट और इनिशियल रिएक्टेंट जो है वो बिल्कुल सेम है. सो ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट और इनिशियल रिएक्टेंट बिल्कुल सेम हो, उसको हम साइकिल का नाम देते हैं. सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रेब्स साइकिल को बेसिकली हम क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इनिशियल रिएक्टेंट भी ऑक्सैलो एसीटेट है और फाइनल प्रोडक्ट भी ऑक्सैलो एसीटेट है, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं. अब आते हैं हम अपने यूरिया साइकिल पे कि यूरिया साइकिल को यूरिया साइकिल क्यों कहते हैं. वही अगर हम बेसिक रूल अप्लाई करें तो उससे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इसको हमने साइकिल का है. सो बेसिकली इसमें भी वही रूल होगा कि इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो इनिशियल रिएक्टेंट के सेम होगा, सिमिलर होगा. लेटर ऑन आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्स कि फाइनल प्रोडक्ट और जो इनिशियल रिएक्टेंट है वो बिल्कुल सिमिलर किस तरह होते हैं, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. राइट नाउ ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि साइकिल उस मेटाबॉलिक पाथवे को कहते हैं जिसमें फाइनल प्रोडक्ट और इनिशियल रिएक्टेंट सेम हो. सो एक चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहता था यूरिया साइकिल से मुतल्लिक. दूसरी चीज़ मैं यूरिया साइकिल से मुतल्लिक क्लियर करना चाहता हूँ कि यूरिया की हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस क्यों ज़रूरी है. आखिर हमें यूरिया की सिंथेसिस क्यों चाहिए, हमारी बॉडी में यूरिया बनता क्यों है. सो जो हमारे बेसिक, तो उस सवाल के मुतल्लिक अभी हम देखते हैं कि जो हमारे बेसिक डाइट के कंपोनेंट्स हैं वो 3 हैं.
कार्बोहाइड्रेट जो मेजर हैं, प्रोटीन और लिपिड्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो या लिपिड हो, इन तीनों के अंदर कार्बन स्केलेटन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये कार्बोहाइड्रेट का कार्बन स्केलेटन, ये प्रोटीन का कार्बन स्केलेटन, एक तरफ COOH लगा हुआ, एक तरफ NH2 लगा हुआ है। और इसी तरह लिपिड्स के अंदर भी कार्बन स्केलेटन पाया जाता है। सो इन बेसिक फूड कंपोनेंट्स के अंदर कार्बन स्केलेटन मौजूद होता है। अब हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि हम इस कार्बन स्केलेटन की ब्रेक डाउन से एनर्जी हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल जब ग्लूकोज का कार्बन स्केलेटन ब्रेक डाउन होगा तो इससे भी हमें ATP मिलेगी। इसी तरह प्रोटीन के कार्बन स्केलेटन को ब्रेक करेंगे तो इससे भी ATP हासिल होगा। और इसी तरह लिपिड के कार्बन स्केलेटन को हम ब्रेक करेंगे तो इससे भी ATP हासिल होगा। सो यही तो हमारा मकसद है कि हम डाइट से एनर्जी हासिल करते हैं। तो इसका यूरिया से रिलेटेड क्या ताल्लुक है? राइट नाउ अभी हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ प्रोटीन पे। लिपिड्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, उस बहस में हम नहीं जाएंगे। सो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन्स को। अगर हम प्रोटीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ये एक सपोज कार्बन स्केलेटन है, उसके अंदर कार्बन स्केलेटन, प्रोटीन्स मिलकर बने होते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स में कार्बन स्केलेटन होता है, लेकिन इसके एक टर्मिनल पे COOH और एक टर्मिनल पे NH2 है। अब जब ये बॉडी के अंदर हम प्रोटीन को इनटेक करते हैं तो बेसिक मकसद तो यही है कि हम यहाँ से एनर्जी हासिल करें। लेकिन इसमें प्रोटीन्स के केस में एक प्रॉब्लम है, कार्बोहाइड्रेट के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सिंपली आगे ग्लाइकोलाइसिस होती है, TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और हमें एनर्जी उससे हासिल हो जाती है। लेकिन प्रोटीन के केस में एक प्रॉब्लम है कि जब तक प्रोटीन्स के साथ ये अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स मैं कह रहा हूँ, इसको अमाइनो एसिड कहना चाहिए क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर प्रोटीन्स फाइनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो बेसिकली ये मेजर क्लास को छोड़ के अब हम माइनर पे आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जगह हम ग्लूकोज कह लें। इसी तरह प्रोटीन्स, लिपिड मुख्तलिफ तरह के होते हैं, प्रोटीन्स की जगह अब हम अमाइनो एसिड पे आते हैं। सो बेसिकली ये अमाइनो एसिड है, इसके अंदर ये कार्बन स्केलेटन मौजूद है और अब हमने इस कार्बन स्केलेटन को की ब्रेक डाउन करके यूँ उसको काट के इसमें से एनर्जी हासिल करनी है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ ये NH2 जो लगा हुआ है, इसकी वजह से इस कार्बन स्केलेटन की ब्रेक डाउन हो ही नहीं सकती। अगर हम इस कार्बन स्केलेटन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो इस NH2 की वजह से नहीं कर पाते। सो क्या समझ आई यहाँ से कि अगर हमने अमाइनो एसिड से एनर्जी हासिल करनी है इसके कार्बन स्केलेटन को ब्रेक करके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ये जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है इसको रिमूव करना पड़ेगा। जब ये NH2 रिमूव होगा, जो पीछे ये जो कार्बन स्केलेटन बच जाएगा उसको हम उसकी ब्रेक डाउन से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। सो अब जब ये NH2 रिलीज़ होता है, इसके कुछ प्रोसेस हैं, वो अभी हम डिटेल में उसके नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे अभी कंसर्न नहीं है टॉपिक। ये सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यूरिया साइकिल स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूरिया की सिंथेसिस ज़रूरी क्यों है। तो ये NH2 जो है रिलीज़ होता है यहाँ से, किस तरह रिलीज़ होता है वो भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये रिलीज़ होता है अमोनिया की फॉर्म में, NH3। अब ये NH3 आ गया हमारा ब्लड के अंदर। हाँ, तो भाई इसका यूरिया से फिर क्या ताल्लुक़ हो गया? तो भाई उसका यूरिया से ताल्लुक़ यूँ है कि जो NH3 है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। इट इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लिहाजा अगर ब्लड के अंदर अमोनिया की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उससे ज़्यादा, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। अगर अमोनिया ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा, बंदा कोमा में चला जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। सो भाई समझ अब तक की डिस्कशन से ये आई कि ये अमोनिया जो है ये ब्लड के अंदर नहीं रहना चाहिए, इसको बॉडी से एक्सक्रीट करना चाहिए ताकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय ना करे। लेकिन फिर मसला एक और आ जाता है कि ये अमोनिया जो है इस तरह एक्सक्रीट हो ही नहीं सकता। फिर क्या होता है कि फिर इसको पहले कन्वर्ट करवाया जाता है यूरिया के अंदर, और यूरिया जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट होता है। सो बेसिकली इस सारी डिस्कशन से हमें ये समझ आया कि यूरिया जो है वो बेसिकली अमोनिया या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आप कह लें,
जो अमोनिया है उसकी बॉडी से जो एक्सक्रीशन है उसमें रोल प्ले कर रहा है बेसिकली। तो अब हमें यहाँ से समझ आ गई कि यूरिया की सिंथेसिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स के साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है जिसकी वजह से उसके कार्बन स्केलेटन को हम ब्रेक नहीं कर सकते। अगर अब हमने उससे एनर्जी हासिल करनी है तो सबसे पहले हमें उस अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना होगा। जब वो अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है तो इसका भी एक अलग प्रोसेस है, उसकी डिटेल में अभी हम नहीं गए। तो जब ये अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है तो एज अ रिज़ल्ट अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। अमोनिया जब आता है ब्लड के अंदर तो ये बहुत टॉक्सिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो लिहाजा अब अमोनिया को ब्लड के अंदर नहीं रहना चाहिए, तो इसको बॉडी से एक्सक्रीट होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इस तरह डायरेक्टली एक्सक्रीट होता नहीं है, सो इसको कन्वर्ट कराया जाता है यूरिया के अंदर, और यूरिया जो है बेसिकली वो बॉडी से फिर एक्सक्रीट होता है। तो यूरिया साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैंने ज़रूरी समझा कि ये दो कंसेप्ट आपके जहन में क्लियर हों कि यूरिया की सिंथेसिस क्यों ज़रूरी है, और दूसरा साइकिल हम किस मेटाबॉलिक पाथवे को कहते हैं। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरिया साइकिल के स्टेप्स और डिटेल के अंदर। तो यूरिया साइकिल जो है बेसिकली ये दो जगह पर होता है। इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस अगर कोई कहे यूरिया की तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर भी होती है और सेल के अंदर भी होती है। लेट्स सपोज ये है हमारा एक सेल और ये है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो यूरिया की सिंथेसिस है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है पार्टली, और पार्टली जो है वो साइटोसोल के अंदर होती है, दोनों जगह पर होती है। तो अब हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इसके होते हैं और फिर साइटोसोल के अंदर इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। क्या कोई और भी ऐसे मेटाबॉलिक पाथवे हैं जो दोनों जगह पर हों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हों, साइटोप्लाज्म के अंदर भी हों? तो आंसर इज़ यस। दो और ऐसे भी हैं पाथवेज जो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों के अंदर होते हैं। उनमें से एक है हीम सिंथेसिस। हीम की जो सिंथेसिस है वो साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होती है। इसी तरह एक और पाथवे भी होता है जिसकी जो सिंथेसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होती है, और वो कौन सा है? वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये हम देखते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस है, उसके कुछ स्टेप जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं और कुछ साइटोसोल के अंदर हो रहे हैं। सो बेसिकली अब तक 3 आपको पता होने चाहिए ऐसे पाथवेज जो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों के अंदर होते हैं: हीम सिंथेसिस, यूरिया साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो इसके पहले 2 स्टेप्स जो हैं यूरिया साइकिल के वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और बाकी जो इसके स्टेप्स हैं वो होते हैं साइटोसोल के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो पहले 2 स्टेप्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने जा रहे हैं वो किस तरह होते हैं। सो ये बेसिकली मैंने एक सेल बनाया है जिसमें ये जो बाउंड्री है, ये वाली लाइन, ये इधर से ये वाला जो एरिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया को शो कर रहा है और ये साइटोसोल को शो कर रहा है, और ये जो है ये है मेम्ब्रेन बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। पहले स्टेप्स ये होते हैं जो 2 वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो अगर हम कंसेप्चुअल अप्रोच से देखें कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल्स ले लें, अगर हमने चेयर बनानी है तो उसके लिए हमें लकड़ी चाहिए। इसी तरह कोई चाकू वगैरह बनाना है, कोई तलवार वगैरह बनानी है तो उसके लिए हमें लोहा चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर आपने बनानी है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अब हमने बनाना है यूरिया, तो यूरिया के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा तो वो हम देखते हैं इसके फार्मूले से। अगर हम यूरिया का फार्मूला देखें तो ये है यूरिया का फार्मूला। तो इसके अंदर कितने नाइट्रोजन हैं? 2 नाइट्रोजन हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो अब हमें 2 नाइट्रोजन चाहिए, एक कार्बन चाहिए और एक ऑक्सीजन चाहिए। सो सबसे पहले तो हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये रॉ मटेरियल हम कहाँ से लेंगे। अब कौन सी ऐसी बाज़ार के अंदर दुकान है जहाँ पे जाके हम पहले 2 नाइट्रोजन लेके आएँ, फिर कार्बन लेके आएँ, फिर ऑक्सीजन और फिर यूरिया बनाएं। तो जो नाइट्रोजन है इसके एक नाइट्रोजन का सोर्स और है,
एक नाइट्रोजन का सोर्स और है। एक नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट आती है अमोनिया से, जो अमोनिया है इसी से ही हमने यूरिया आगे बनाना है ना, तो एक नाइट्रोजन तो अमोनिया से आ गई। दूसरी आती है एस्पार्टेट से, दूसरी कहाँ से आती है, और एस्पार्टेट। और ये जो दोनों हैं अमोनिया, ये आते हैं ग्लूटामेट से, अमोनिया भी ग्लूटामेट से बनता है और एस्पार्टेट जो है वो भी ग्लूटामेट से बनता है। सो फाइनल जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जो इसमें नाइट्रोजन का सोर्स है वो डायरेक्टली तो एक नाइट्रोजन का अमोनिया है और दूसरे का एस्पार्टेट है, लेकिन इनडायरेक्टली दोनों का एंड में ग्लूटामेट हो जाता है। तो ये ग्लूटामेट किस तरह अमोनिया की फॉर्मेशन कराता है और ग्लूटामेट किस तरह एस्पार्टेट की फॉर्मेशन कराता है। सो ये जो स्टेप्स हैं और इनकी जो रिएक्शंस हैं ये अभी हमारे यूरिया साइकिल से कंसर्न नहीं है, सो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। तो अभी हम आते हैं डायरेक्टली यूरिया साइकिल पे। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसमें ये जो येलो कलर से मैंने यहाँ अगर आपको सही नज़र ना आए तो ये देख लें, ये ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट से क्या आया, अमोनिया। तो एक नाइट्रोजन का सोर्स उसने प्रोवाइड किया। दूसरे नाइट्रोजन कहाँ ज़रूरी होती है वो मैं आगे बताऊंगा। राइट नाउ अभी हम दोनों नाइट्रोजन एक साथ नहीं लगाते, पहले एक लगाते हैं बड़े आराम से, पहले एक नाइट्रोजन, उसके बाद दूसरी कार्बन ऑक्सीजन लगाते हैं, फिर दूसरी नाइट्रोजन। तो स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले पहली नाइट्रोजन, और पहली नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, अमोनिया। सो ये आ गया अमोनिया और ये आ गया ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट जो है ये अमोनिया की फॉर्मेशन कराता है और इसने आगे एक नाइट्रोजन को कंट्रीब्यूट करना है। सो पहली चीज़ हमारे पास आ गई एक नाइट्रोजन। दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर दो नाइट्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, HCO3, HCO3 नेगेटिव। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स है वो ये है HCO3 नेगेटिव। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन एटम प्रोवाइड करती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। तो अब हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया, अमोनिया भी है हमारे पास जिसने नाइट्रोजन प्रोवाइड करनी है, और बाइकार्बोनेट भी है जिसने कार्बन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने हैं। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें एक इसकी फॉर्मेशन होती है कार्बामोइल फॉस्फेट की। सबसे पहले यूरिया की सिंथेसिस में फॉर्मेशन होती है कार्बामोइल फॉस्फेट की। एक एंजाइम जो है वो अमोनिया से नाइट्रोजन पकड़ता है, बाइकार्बोनेट से कार्बन और ऑक्सीजन पकड़ता है और बना देता है कार्बामोइल फॉस्फेट। और इसके लिए अब आप कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि ये फॉस्फेट कहाँ से आया, इधर तो उसने अमोनिया का है, अमोनिया के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन है, इधर कार्बन और ऑक्सीजन है, इन दोनों के पास तो फॉस्फेट है ही नहीं, तो ये साथ हमने फॉस्फेट क्यों लगाया है। तो भाई फॉस्फेट हमने इसलिए लगाया है कि इसके लिए एक थर्ड रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, वो है ATP। तो दो ATP के मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज होते हैं। उनमें से एक फॉस्फेट जो है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है कार्बामोइल के साथ और एज अ रिज़ल्ट बन जाता है कार्बामोइल फॉस्फेट। सो पहला स्टेप वो ये है कि नाइट्रोजन पकड़ी अमोनिया से, कार्बन और ऑक्सीजन पकड़े बाइकार्बोनेट से, और फॉस्फेट पकड़ा ATP से और बना दिया कार्बामोइल फॉस्फेट। इस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटालाइज करता है। अगर लॉजिकल अप्रोच लगाएं तो क्या उस एंजाइम का नाम होना चाहिए, since this enzyme is synthesizing carbamoyl phosphate, so this enzyme should be called as carbamoyl phosphate synthetase। कार्बामोइल फॉस्फेट की सिंथेसिस करा रहा है तो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात तो है नहीं, सो सिंपल कंसेप्चुअल अप्रोच यूज़ करनी है कि कार्बामोइल फॉस्फेट की सिंथेसिस करा रहा है तो इसको नाम क्या दे दिया, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ये कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज दो होते हैं, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 और कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करता है वो 1 है, जो 2 है वो पायरिमिडीन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, वो यूरिया की सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। यूरिया की सिंथेसिस में 1 इन्वॉल्व होता है। तो ये मैं इस स्टेप पे इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये रेट लिमिटिंग स्टेप है और कंट्रोल स्टेप है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ कि ये आपके जहन में अच्छी तरह एक कंसेप्ट होना चाहिए इसका, और हम कंसेप्चुअल वाइज चलेंगे स्टेप बाय स्टेप तो कोई मसला नहीं होगा।
बेसिक मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि कोई भी चीज़ बनानी है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। घर बनाना है तो ईंटें चाहिए, सीमेंट वगैरह चाहिए, जो भी उसके लिए ज़रूरी है। चेयर बनानी है तो लकड़ी चाहिए। इसी तरह यूरिया बनाना है तो नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन कहाँ से आई? अमोनिया से। कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से आए? बाइकार्बोनेट से। और फॉस्फेट कहाँ से आया? एटीपी से। और एज अ रिज़ल्ट कार्बामाइल फॉस्फेट बन गया। और इस एंजाइम का नाम क्या होगा? कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। अब इस एंजाइम को एक और चीज़ रेगुलेट करती है, उसका नाम क्या है? एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट। ये छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट। ये जो है ये उसको एलोस्टेरिकली एक्टिवेट करता है, कि जब ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है तो उसकी जो एक्टिविटी है वो एज अ रिज़ल्ट बढ़ जाती है। तो ये अभी मैं रेगुलेशन में इसको डिटेल से बताऊंगा कि ये जो NAG है, एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट, इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है और इसको खुद कौन कौन सी चीज़ें रेगुलेट करती हैं। सो राइट नाउ जस्ट ट्रस्ट मी कि ये जो एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट है ये इस एंजाइम को एलोस्टेरिकली एक्टिवेट कर रहा है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक कार्बामाइल कंपोनेंट है, एक फॉस्फेट कंपोनेंट है। अब यहाँ पर एक और एंजाइम एक्ट करता है। वो क्या करता है कि वो इस कार्बामाइल फॉस्फेट में से ये जो कार्बामाइल कंपोनेंट है इसको पकड़ के उठा के इस ऑर्निथीन के साथ कंबाइन करता है। ये यहाँ ऑर्निथीन है, यहाँ कार्बामाइल फॉस्फेट है। तो कार्बामाइल और ऑर्निथीन को आपस में कंबाइन करवाते हैं और एज अ रिज़ल्ट पीछे क्या रह गया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्योंकि इसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ था, उसमें से कार्बामाइल कंपोनेंट को इस एंजाइम ने ट्रांसफ़र कर दिया ऑर्निथीन को, और एज अ रिज़ल्ट क्या बन गया? सिट्रोलिन। एज अ रिज़ल्ट क्या बन गया? सिट्रोलिन। और इसके साथ जो फॉस्फेट था वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के तौर पे रिलीज़ हो गया। सो ये है दूसरा स्टेप। अब इस एंजाइम का नाम क्या होना चाहिए? सिंस दिस एंजाइम इज ट्रांसफरिंग कार्बोमाइल ग्रुप फ्रॉम कार्बामाइल फॉस्फेट टू ऑर्निथीन, सो दिस एंजाइम इज कॉल्ड ऑर्निथीन कार्बामाइले, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। एक कार्बामाइले ग्रुप जो है यहाँ से वो ऑर्निथीन को ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए इस एंजाइम का नाम होगा ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज, या सिंपल हम इसको OCT कह सकते हैं। इसको CPS कह सकते हैं, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज CPS, और इसको OCT कह सकते हैं, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। तो अब हमारे पास बन गया सिट्रोलिन। तो ये दो स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप में कार्बामाइल फॉस्फेट बना, दूसरे स्टेप में सिट्रोलिन बना ऑर्निथीन और कार्बामाइल की कॉम्बिनेशन से। तो हमने कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर सिर्फ दो स्टेप्स होते हैं और ये दोनों स्टेप अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो गए। सो नेक्स्ट स्टेप्स कहाँ होंगे? साइटोसोल के अंदर, जबकि ये सिट्रोलिन जो है ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। सो पहले स्टेप में क्या हो कि अब भाई इस सिट्रोलिन को यहाँ से कहो भाई चल बेटा छुट्टी कर, यहाँ से तेरा टाइम हो गया, यहाँ से अब तू जा साइटोसोल में, बाकी तेरे रिश्तेदार वहाँ हैं। तो अब ये सिट्रोलिन जो है इसको साइटोसोल के अंदर आना चाहिए, तो ये डायरेक्टली नहीं आता, एंटीपोड मैकेनिज़्म के थ्रू आता है। एंटीपोड मैकेनिज़्म का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल के अंदर मूव कर रही है तो दूसरी चीज़ जो है सेम टाइम पे साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव करनी चाहिए। अब ये तो हमें पता है कि सिट्रोलिन जो है वो क्या कर रहा है, सिट्रोलिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल के अंदर मूव कर रहा है। तो दूसरी कौन सी चीज़ होगी जो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव करेगी? वो है ऑर्निथीन। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि ये सिट्रोलिन जो है ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथीन के अंदर, और ऑर्निथीन जो है वो दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होकर नेक्स्ट साइकिल के साथ कंबाइन करता है। इसीलिए तो इसको हमने साइकिल का नाम दिया है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट ऑर्निथीन और यूरिया है। ऑर्निथीन इसमें से दोबारा एंटर हो रहा है कंबाइन करने के लिए, जिस तरह ऑक्सैलो एसीटेट बनता था और एसीटाइल को ए के साथ दोबारा कंबाइन करता था, इसी तरह ये ऑर्निथीन जो है ये भी दोबारा इस तरह साइकिल में कंटिन्यू रहता है। सो अब इसकी ट्रांसपोर्ट बाहर हो गई सिट्रोलिन की। किस तरह कि सिट्रोलिन जब बाहर आता है तो उसके मुकाबले में ऑर्निथीन अंदर जाता है, तो इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं एंटीपोड। तो अब ये सिट्रोलिन बन गया। तो अब इस सिट्रोलिन में क्या क्या होगा अगर हम पीछे से यूज़ करें कि एक नाइट्रोजन यहाँ से आ चुकी है, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन आ चुके हैं,
तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें दूसरी नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, यूरिया के अंदर 2 नाइट्रोजन होती हैं, तो यहाँ अभी तक तो हमने एक नाइट्रोजन इसके साथ लगाई है, तो दूसरी नाइट्रोजन कहाँ से आएगी। जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि एक नाइट्रोजन का सोर्स अमोनिया है और दूसरे नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, एस्पार्टेट है, और दोनों पीछे से कहाँ से आते हैं, ग्लूटामेट से। अमोनिया जो है ये भी ग्लूटामेट से आता है और एस्पार्टेट जो है ये भी ग्लूटामेट से आता है। सो अब दूसरी नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड करेगा एस्पार्टेट। तो ये आपको थोड़ा मैं इस रिएक्शन का ओवरव्यू दे देता हूँ। एक प्रोसेस होता है ट्रांसअमाइनेशन, जिसमें होता क्या है कि अमाइनो ट्रांसफिरेजेस एक फैमिली ऑफ एंजाइम है, या ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन है, तो इसी रिएक्शन के निस्बत से उसका उन एंजाइम्स का नाम है ट्रांसअमाइनेसेस। वो ट्रांसअमाइनेसेस क्या करते हैं कि एक अमाइनो एसिड से जो है वो अमाइनो ग्रुप को पकड़ते हैं, किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसीलिए इसको ट्रांसअमाइनेसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट से उन्होंने अमाइनो एसिड को पकड़ेंगे और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ऑक्सैलोएसीटेट के साथ। ये ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा एस्पार्टेट में। जब ग्लूटामेट जो है ये वाला इससे अमोनिया ग्रुप को पकड़ के इस ऑक्सैलोएसीटेट को ट्रांसफ़र करेंगे, सो एज अ रिज़ल्ट क्या बन जाएगा, एस्पार्टेट। और एस्पार्टेट ने यूरिया साइकिल के लिए फिर नाइट्रोजन प्रोवाइड करनी है, और जब ग्लूटामेट अपना अमोनिया इस ऑक्सैलोएसीटेट को दे देगा तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर। से ये ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन है, ये भी मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया, इसको डिटेल पे जाने की ज़रूरत अभी नहीं है। सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो एस्पार्टेट सेकंड नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, ये एस्पार्टेट बेसिकली आया कहाँ से, तो ये एस्पार्टेट आया ऑक्सैलोएसीटेट से। ये ऑक्सैलोएसीटेट किस तरह एस्पार्टेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लूटामेट ने अपना अमोनिया दिया, सो फाइनली इनडायरेक्टली सोर्स क्या बन गया अमोनिया का, उसका नाइट्रोजन का, ग्लूटामेट। इसी तरह इस अमोनिया का भी सोर्स क्या बन गया, ग्लूटामेट। इनडायरेक्टली सोर्स ग्लूटामेट है, लेकिन डायरेक्टली एक में अमोनिया है, एक में एस्पार्टेट है। सो जब एस्पार्टेट अपना नाइट्रोजन सेकेंड नाइट्रोजन सिट्रोलिन को देता है, तो ये सिट्रोलिन कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिनो सक्सीनेट के अंदर, और इस प्रोसेस के अंदर एक एटीपी भी यूटिलाइज होता है। सो बेसिकली यूरिया साइकिल के अंदर अब तक 3 एटीपी यूटिलाइज हो गए। 2 एटीपी फर्स्ट स्टेप में यूटिलाइज होते हैं जब कार्बामोइल फॉस्फेट की सिंथेसिस होती है, तीसरा एटीपी यहाँ यूटिलाइज हुआ जब सिट्रोलिन कन्वर्ट हुआ आर्जिनिनो सक्सीनेट के अंदर। सो बेसिकली यूरिया साइकिल जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ करना है तो पहले आपको कुछ देना पड़ेगा, आप इन्वेस्ट करते हैं फिर ही आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आपने ये जो अमोनिया टॉक्सिक कंपाउंड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, इसको बॉडी से अगर आपने यूटिलाइज़ करना है तो भाई ऐसे तो नहीं होगा। लीवर कहता है कोई ख़र्चा पानी दे पुत्र, फिर ही मैं इसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट करूँगा और फिर ही ये जाएगा। तो ख़र्चा पानी उसका क्या है, 3 एटीपी। अब ये यूरिया साइकिल होती भी सिर्फ लीवर के अंदर है, ये भी मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा कि यूरिया साइकिल सिर्फ लीवर के अंदर ही क्यों होता है। तो सिट्रोलिन को एस्पार्टेट ने दूसरा नाइट्रोजन दिया और ये कन्वर्ट हो गया आर्जिनिनो सक्सीनेट में। सो इस एंजाइम का नाम क्या होगा, वही कंसेप्चुअल अप्रोच यूज़ करें जो पीछे हम करते आ रहे हैं। सिंस दिस एंजाइम इज सिंथेसाइजिंग आर्जिनिनो सक्सीनेट, सो दिस एंजाइम शुड बी कॉल्ड एज आर्जिनिनो सक्सीनेट सिंथेटेज। जिस तरह कार्बामाइल फॉस्फेट की सिंथेसिस करवाने वाले को कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज का है, सिंथेटेज का मतलब सिंथेसिस करा रहा है, इसी तरह आर्जिनिनो सक्सीनेट की सिंथेसिस करवाने वाले को हमने क्या नाम दिया, आर्जिनिनो सक्सीनेट सिंथेटेज। सो अब हमारे पास आर्जिनिनो सक्सीनेट बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इस आर्जिनिनो सक्सीनेट पर एक एंजाइम एक्ट करके इसको ब्रेक डाउन कराता है, इसकी लाइसिस कराता है और कन्वर्ट करवा देता है इसको 2 कंपाउंड्स के अंदर, एक आर्जिनिन और एक फ्यूमारेट। जो आर्जिनिन है ये आगे यूरिया की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, फ्यूमारेट जो है वो किसी दूसरी जगह चला जाता है, पहले वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ जाता है, फिर हम आगे साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। अब वो एंजाइम कौन सा होना चाहिए जो आर्जिनिनो सक्सीनेट की ब्रेक डाउन करा रहा है, फिर वही कंसेप्चुअल अप्रोच यूज़ करें। रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आर्जिनिनो सक्सीनेट की सिंथेसिस करा रहा है तो आर्जिनिनो सक्सीनेट सिंथेटेज, इसी तरह उसकी लाइसिस करवा रहा है तो आर्जिनिनो सक्सीनेट लाइएज। सो सिंपल कि आर्जिनिनो सक्सीनेट लाइएज फिर इस आर्जिनिनो सक्सीनेट पे एक्ट करेगा, आर्जिनिन और फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
अब ये आर्जिनिन जो है ये फिर आगे यूरिया के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। पहले उसमें जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्यूमारेट बना है इसका पहले क्या होता है। अब ये इस यूरिया की सिंथेसिस में इस पूरे साइकिल के अंदर ये जो फ्यूमारेट बना है इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है फ्यूमारेज। ये जो ऑरेंज कलर से जितने मैंने हाईलाइट किए हैं ये एंजाइम है कि इस पर एक एक्ट करता है एंजाइम फ्यूमारेज, और जब फ्यूमारेज फ्यूमारेट पे एक्ट करता है तो वो कन्वर्ट करा देता है उसको मैलेट में, मैलेट। तो अब ये मैलेट बन गया। अब ये मैलेट जो है, अब ये मैलेट मुख्तलिफ पाथवेज में जा सकता है। मिसाल के तौर पे इस पर एक साइटोसोल के अंदर ही उस पर एक एंजाइम एक्ट करता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। जब मैलेट पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में, ऑक्सैलो एसीटेट में। और ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो एस्पार्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल जिस तरह मैंने यहाँ बताया कि ये ऑक्सैलो एसीटेट था। जब ग्लूटामेट उसको अपना अमाइनो ग्रुप देता है तो वो एस्पार्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जो यहाँ इस मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बना है इसको जब ग्लूटामेट अपना नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप देता है, इसको जब अपना अमाइनो ग्रुप देता है तो ये एस्पार्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एस्पार्टेट फिर क्या करता है, फिर ये यूरिया साइकिल के अंदर एंटर हो सकता है इसी तरह। तो बेसिकली यहाँ से जो फ्यूमारेट बना वो एक तो उसका पाथवे ये है कि वो दोबारा एस्पार्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए और फिर वो यूरिया साइकिल के अंदर कंटिन्यू रहे। दूसरा ये होता है कि ये मैलेट जो है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहीं बता दिया, लेकिन ये अलग होता है। मैलेट जो है ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाय मैलेट एस्पार्टेट शटल। एक शटल सिस्टम होता है जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न विद दैट कि ये मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है और टीसीए साइकिल में एंटर हो जाता है, क्रेब्स साइकिल में। जिस तरह मैंने अभी आपको क्रेब्स साइकिल बताया था ये है कि ये मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट। तो जब मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में तो NAD एक कन्वर्ट होता है NADH में। जब मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन होती है TCA साइकिल में तो एक NAD जो है वो रिड्यूस होके NADH बनाता है। और हमें पता है कि जब NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP प्रोड्यूस करेगा। सो इस मैलेट का क्या हुआ कि या तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसने जब TCA साइकिल में वो एंटर हुआ तो उसने एनर्जी की प्रोडक्शन करवाई, मींस NADH बनाए और एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। सो फ्यूमारेट जो बना है एक तो वो एस्पार्टेट में अंदर कन्वर्ट हो सकता है और वो यूरिया साइकिल के अंदर एंटर हो जाए, या दूसरा ये कि वो TCA साइकिल के अंदर एंटर हो जाए और एनर्जी प्रोड्यूस करे। तीसरा क्या है, तीसरा यह कि वो मैलेट जो है एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहा है, वो कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट में। और ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की फॉर्मेशन। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? सो सिंपल, ग्लूकोनियोजेनेसिस सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू सोर्सेज, यानी वो सोर्सेज जो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज ना हो, यानी अमाइनो एसिड्स हो गए, फैट्स हो गए, इनसे जब हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन कराते हैं तो चूँकि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं, न्यू सोर्सेज हैं, इसलिए इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यू सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। तो अभी तक जो हमने ये फ्यूमारेट बनवाया है या तो ये फाइनली एस्पार्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए और वो यूरिया साइकिल के अंदर चला जाए, या ये कन्वर्ट हो जाए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके TCA साइकिल के अंदर एंटर हो, NADH की प्रोडक्शन कराए और एक NADH जो है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है, इट मीन्स एनर्जी की प्रोडक्शन करवा रहा है, या फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट किसके अंदर चला जाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो अब ये कहानी इसको ख़त्म करते हैं साइड पे। तो कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे थे, आर्जिनिन पे। तो ये जो आर्जिनिन बना, आर्जिनिनो सक्सीनेट की ब्रेक डाउन से फ्यूमारेट का क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब इस आर्जिनिन पर एक एंजाइम एक्ट करता है और फाइनली हमारे पास बन जाते हैं यूरिया और ऑर्निथीन। फाइनल लास्ट स्टेप है। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये बेसिकली उसकी हाइड्रेशन करवा रहा है, ये वाटर है उसके अंदर उस पर एक्ट कर रहा है, तो यूरिया बन रहा है और ऑर्निथीन बन रहा है। इस एंजाइम का नाम है आर्जिनेज 1 और ये सिर्फ लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इसी वजह से यूरिया साइकिल जो है वो सिर्फ लीवर के अंदर होता है, किसी और जगह पर नहीं होता, क्योंकि इन यूरिया की सिंथेसिस के लिए ये एक एंजाइम चाहिए आर्जिनेज 1,
और ये आर्जिनेज 1 जो है ये सिर्फ लीवर के अंदर होता है, इसलिए यूरिया साइकिल सिर्फ लीवर के अंदर होता है। सो लीवर भी बड़ा कोई बादशाह नवाब बनता है कि मैं भी कोई चीज़ हूँ, क्योंकि आप भाई अमोनिया तो हमने रिमूव करना नहीं, तो हमारा वो जो दिमाग है वो तो वैसे ही फारिग हो जाना है ना उसने। तो लीवर कहता है पुत्र मैं तो इधर का बादशाह हूँ फिर। तो भाई लीवर की माननी पड़ती है क्योंकि एंजाइम उसी के अंदर है। चलो ठीक है, ये उसकी हाइड्रेशन कराई, यूरिया बन गया और ऑर्निथीन बन गया। अब ये ऑर्निथीन क्या था, ये इनिशियल प्रोडक्ट था ना, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट भी वही है। सो इसीलिए इनिशियल रिएक्टेंट भी वही है, फाइनल प्रोडक्ट भी वही है, इसलिए इस साइकिल को हम यूरिया साइकिल कहते हैं, इस मेटाबॉलिक पाथवे को हम साइकिल कहते हैं। सो अब ये जो है हमारे पास यूरिया बन गया, इसकी यूरिया का हमने क्या करना है, हमने इसको सजा के तो नहीं रखना। हमने यूरिया बनवाया क्यों था, बेसिकली हमने यूरिया इसलिए बनवाया था कि ताकि हम अमोनिया रिमूव कर सकें। तो भाई इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि अमोनिया जो है वो इतनी टॉक्सिक फॉर्म है, लेकिन यूरिया और टॉक्सिक फॉर्म नहीं है, तो ये रिमूव भी हो जाती है। सो अब हम देखते हैं कि इसका फेट क्या होता है। बट बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर कोई कहे यूरिया साइकिल तो उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि इसके अंदर 5 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज, आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइएज और आर्जिनेज 1। सो ये 5 एंजाइम हैं। लेटर ऑन इसकी एक क्लिनिकल कंडीशन है, वो हम देखेंगे कि जब इन एंजाइम्स में से किसी एक की भी डेफिशिएंसी हो तो यूरिया साइकिल नहीं होगा। जब यूरिया साइकिल नहीं होगा तो अमोनिया जो है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, बॉडी से रिमूव नहीं होगा, तो अमोनिया का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर एमोनीमिया। सो इन एंजाइम का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन में से एक की भी डेफिशिएंसी आपके ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है और पर्सन की डेथ हो सकती है। और दूसरा, इसमें से आप 3 पॉइंट्स याद रख लें कि इसमें से 3 एटीपी हम कंज्यूम करते हैं कि कुछ हमने अब अपने फ़ायदे के लिए काम करवाना है तो भाई लीवर को पैसे तो देने पड़ेंगे। पैसे क्या हैं इसके, 3 एटीपी के मॉलिक्यूल। तो अब हम आते हैं कि ये जो यूरिया बना है, इस यूरिया का हमने क्या करना है। तो इस यूरिया का फेट क्या है, ये लीवर की, इसकी सिंथेसिस कहाँ हुई, लीवर के अंदर। ये है भाई अपना लीवर, छोटा सा, नहीं खैर इतना तो नहीं होता है, बड़े ही होता है। तो ये यूरिया इसके अंदर बना, फिर ये गया ब्लड के अंदर आ गया। कहाँ आ गया, ब्लड के अंदर। और ब्लड कहाँ गया, किडनी के पास। किडनी में से ये फिल्टर होके यूरिन में और बॉडी से बाहर। चल पुत्र तेरा काम हो गया, तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। किडनी भी कहती होगी उसको, तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, ठीक है। तो ये यूरिया जिस मकसद के लिए हमने बनवाया वो हमारा मकसद पूरा हो गया कि यूरिया जो है हमने उसको बनवाया इसलिए ताकि वो बॉडी से रिमूव हो और इस तरह हमारा अमोनिया जो है वो रिमूव होता रहे। तो ये मकसद पूरा हो गया। लेकिन इसके साथ साथ एक और फेट भी है इसका कि थोड़ा यूरिया, थोड़ा सा यूरिया, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो किडनी के पास ही जाता है और वो यूरिन में जाता है। कुछ यूरिया जो है वो ब्लड के थ्रू आ जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरियल एक एंजाइम है यूरिएज। बैक्टीरियल यूरिएज जब इस यूरिया पे एक्ट करता है तो उसको कन्वर्ट करा देता है CO2 में और अमोनिया के अंदर, CO2 और अमोनियम। और ये अमोनिया जो है वो दोबारा ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है। सो इस मीन्स के जो सारा यूरिया हमने बनाया वो सारा रिमूव नहीं हो रहा, कुछ यूरिया जो है वो फाइनली कन्वर्ट होकर दोबारा अमोनिया बन रहा है, लेकिन ये इतना माइनर होता है कि इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोई डैमेज नहीं होता। सो इस तरह इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसको हम वैसे ही लिफ्ट ही नहीं कराते, तू पड़ा रहा इधर। लेकिन अगर किडनी प्रॉब्लम है, किसी को किडनी फेलियर है, तो क्या आपको लगता है कि ये यूरिया जो है ये यूरिन के अंदर जा सकेगा जो ज़्यादातर किडनी के अंदर जा रहा था? नहीं। तो इधर जो यूरिया की एंट्री है वो ब्लॉक। तो अब ये यूरिया फिर जाएगा कहाँ? फिर दूसरा पाथवे यही बचा है कि वो ज़्यादा आएगा इंटेस्टाइन के अंदर। जब ज़्यादा इंटेस्टाइन के अंदर यूरिया आ गया तो ये जो बैक्टीरियल यूरिएज है इसकी एक्टिविटी तो बढ़ेगी, ये अपना काम दिखाएगा फिर, और कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया बनेंगे और ये ज़्यादा बनेंगे क्योंकि ज़्यादा यूरिया आ रहा है, ज़्यादा बनेंगे। जब ज़्यादा अमोनिया बनेगा तो ब्लड के अंदर फाइनली ज़्यादा जाएगा
और जब ब्लड के अंदर अमोनिया का लेवल ज़्यादा होगा तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर एमोनीमिया। सो इट मीन्स अगर किसी की किडनी फेल है तो उसके अंदर हाइपर एमोनीमिया होगा, और जब उसके अंदर हाइपर एमोनीमिया होगा फिर बंदा गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम गया तो बंदा ही गया। तो हाइपर एमोनीमिया इट इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी, इसको फ़ौरन मैनेज करना चाहिए। सो ये यूरिया का फेट था। अब लास्ट चीज़ इससे रिलेटेड है यूरिया रेगुलेशन। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है, यानी जिसको हम रेगुलेट करके यूरिया की सिंथेसिस रेगुलेट कर सकते हैं, वो है हमारा पहला स्टेप, जिसमें कार्बन बाइकार्बोनेट, अमोनिया और 2 ATP इन रॉ मटेरियल से कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज कार्बामाइल फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, तो इसको रेगुलेट करता है NAG, एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट। इट मीन्स कि अगर एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट ज़्यादा है तो ये उसको पॉजिटिवली एक्टिवेट करेगा, तो इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो कार्बामाइल फॉस्फेट ज़्यादा बनेगा, और जब कार्बामाइल फॉस्फेट ज़्यादा बनेगा तो एंड में यूरिया ज़्यादा बनेगा। और इसी तरह अगर एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट कम है तो इस एंजाइम की एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी, जब इसकी डिप्रेस होगी तो कार्बामाइल फॉस्फेट कम बनेगा, जब कार्बामाइल फॉस्फेट कम बनेगा तो एज अ रिज़ल्ट यूरिया कम बनेगा। सो बेसिकली ये रेट लिमिटिंग स्टेप, और इसको कंट्रोल कर रहा है ये NAG, एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट। सो भाई तो कहाँ थे, हाँ, एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट को फिर कौन रेगुलेट करता है, ये किस तरह बनता है? तो ये भाई बनता है ग्लूटामेट से और एसिटाइल को ए से। सिंपल, एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट है, यानी ग्लूटामेट में एसिटाइल जो कंपोनेंट है वो ऐड किया हुआ है, तो सो सिंपल ग्लूटामेट और एसिटाइल को ए से बनेगा। ग्लूटामेट लिया, उसमें से एसिटाइल को ए वाला को ए रिमूव करके बाकी एसिटाइल कंपोनेंट जो था वो ग्लूटामेट में फिक्स किया, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास बन गया एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट। तो भाई एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट की जो सिंथेसिस करवाएगा उस एंजाइम का नाम क्या होना चाहिए? एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट सिंथेटेज। सिंथेटेज इसमें बड़े हैं, 3 सिंथेटेज अभी तक हम पढ़ चुके हैं कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेटेज, आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। यही करते रहो बस, और कोई काम नहीं। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मजाक हो गया था, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इस एंजाइम को भी रेगुलेट करता है आर्जिनिन पॉजिटिव। सो फाइनली हम उल्टी कहानी चलाते हैं, अगर आर्जिनिन ज़्यादा है तो एन एसिटाइलेटेड ग्लूटामेट सिंथेटेज को पॉजिटिवली एक्टिवेट करेगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो ग्लूटामेट और एसिटाइल को एक ही कॉम्बिनेशन से जो NAG बन रहा है ये भी ज़्यादा बनेगा। जब NAG ज़्यादा बनेगा तो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जब इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो कार्बामाइल फॉस्फेट बनेगा ज़्यादा, और कार्बामाइल फॉस्फेट जब ज़्यादा बनेगा तो एज अ रिज़ल्ट यूरिया ज़्यादा बनेगा। दूसरा, इसकी 2 रेगुलेशन और हैं, एक है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और एक है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन डिपेंड करती है सबस्ट्रेट अवेलेबल पे। तो भाई सिंपल सी कहानी है, अगर ईंटें थोड़ी हैं तो घर छोटा बनेगा, अगर ईंटें ज़्यादा हैं तो घर बड़ा बनेगा। लकड़ी थोड़ी है तो चेयर छोटी बनेगी, लकड़ी ज़्यादा है तो चेयर ज़्यादा बनेगी। इसी तरह यूरिया की सिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए, अगर वो ज़्यादा हैं तो यूरिया की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, अगर वो कम है तो यूरिया की सिंथेसिस ज़्यादा कम होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। सबस्ट्रेट क्या है? अमोनिया है, बाइकार्ब है, ATP है। अगर ये ज़्यादा है तो यूरिया की सिंथेसिस ज़्यादा, और अमोनिया कहाँ से आ रहा है? ग्लूटामेट से। इट मीन्स अगर ग्लूटामेट ज़्यादा तो अमोनिया ज़्यादा, ग्लूटामेट ज़्यादा तो एस्पार्टेट ज़्यादा, और जब एस्पार्टेट और अमोनिया ज़्यादा, नाइट्रोजन ज़्यादा, नाइट्रोजन ज़्यादा तो यूरिया ज़्यादा। तो बेसिकली ये सिंपल सा रूल है कि अगर चीज़ रॉ मटेरियल ज़्यादा है तो चीज़ ज़्यादा बनेगी, रॉ मटेरियल कम है तो चीज़ कम बनेगी। दूसरा है भाई लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, और वो है एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास रॉ मटेरियल ज़्यादा है लेकिन आपके पास बंदे काम करने वाले थोड़े हैं, तो यूरिया की सिंथेसिस ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपके रॉ मटेरियल ज़्यादा होने के साथ साथ बंदे भी ज़्यादा हो गए तो यूरिया की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। तो ये एंजाइम बेसिकली क्या कर रहे हैं?
ये रिएक्शन को करवा रहे हैं, ये वो मज़दूर हैं जो यूरिया बनवा रहे हैं, सिंपल। सो जब कभी एंजाइम ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, यूरिया की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। जब कभी एंजाइम कम होंगे तो यूरिया की सिंथेसिस कम होगी। तो भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि एंजाइम की ये इंडक्शन होती किस तरह है। ये है हमारा सेल के अंदर है न्यूक्लियस और इसके अंदर हैं जीन्स, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है। सो जब कभी रॉ मटेरियल ज़्यादा पड़ा है, मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ कि आपका काम ज़्यादा है और बंदे कम हैं, तो आप क्या करते हैं, आप टीवी में इश्तिहार देते हैं, अखबार में इश्तिहार देते हैं कि भाई हमें काम करने वालों की ज़रूरत है और हमें बंदे चाहिए इस काम के लिए। तो उसके बाद बंदे आने लग जाते हैं। तो ये बेसिकली एक सिग्नल है ना। तो जब कभी अब रॉ मटेरियल ज़्यादा है, अब यूरिया की फॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तो भाई सिग्नल जाता है। सिग्नल किसको जाता है, जीन को, कि भाई हमें नए बंदे चाहिए। जीन इनकोड हो कि क्या बनाती है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसलेट होता है क्या बनता है, प्रोटीन या ये वाले एंजाइम, और इनकी सिंथेसिस ज़्यादा रिजल्ट इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर आपके पास रॉ मटेरियल कम है, आपने बंदे कम कर देने हैं। भाई रॉ मटेरियल ज़्यादा है तभी आपको बंदे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना। रॉ मटेरियल कम है, आपका दिमाग ख़राब है, बंदे ज़्यादा रखें, मुफ्त में उनको पैसे देते रहें। तो अब रॉ मटेरियल कम है तो क्या होगा, सिग्नल जाएगा, इसकी जो जीन है वो इनहिबिट हो जाएगी, उसकी एक्सप्रेशन। तो मैसेंजर आरएनए कम, प्रोटीन कम, एंजाइम कम, बिल्कुल सिंपल। तो 3 रेगुलेशन होगी। एक तो वो NAG वाली होगी, दूसरी है सबस्ट्रेट, रॉ मटेरियल ज़्यादा तो सिंथेसिस ज़्यादा, रॉ मटेरियल कम तो सिंथेसिस कम। तीसरी है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, एंजाइम एडक्शन। रॉ मटेरियल ज़्यादा है तो बंदे ज़्यादा चाहिए, तो एंजाइम की सिंथेसिस अगर बढ़ गई तो मतलब यूरिया की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। अगर एंजाइम की सिंथेसिस कम हो गई तो यूरिया की सिंथेसिस कम होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूरिया साइकिल।